नमस्ते। हर दिन है कहानी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपूर्ण कहानियों के क्रम में आज प्रस्तुत है उनकी प्रसिद्ध कहानी छाया, जो अक्टूबर 1931 में दिल्ली जेल में लिखी गई थी। आवाज प्रज्ञा पांडे की है। तो शुरू करते हैं कहानी छाया। यह एक लंबी कहानी है, इसलिए यह 3 हिस्सों में पढ़ी जाएगी। तो पहला हिस्सा, छाया। मैंने बहुत फांसियां देखी हैं। उन्हें देखने का आदी सा हो गया हूँ। जब मेरी ड्यूटी फांसी पर लगती है, तब मुझे घबराहट नहीं होती। मेरा जी नहीं मिचलाता। अपना काम पूरा करता हूँ और खुशी खुशी चला आता हूँ। दूसरी बार मुझे उसका ख्याल भी नहीं होता, जैसा कहानियों में होता है। चलते चलते ठिठक जाऊं, खाना खाते खाते चौंक कर देखने लगूं कि हाथों में खून तो नहीं लगा है। सोते सोते स्वप्न में चिल्ला उठूं। ये सब अब मुझसे नहीं होता, न कभी हुआ है। हाँ, उस एक फांसी की याद मेरा भी दिल हिला देती है। इसलिए नहीं कि उसमें कोई खास बात थी। नहीं, वह भी और फांसियों की तरह एकदम मामूली फांसी थी। पर उसके पहले और बाद की एक दो घटनाएं ऐसी थीं, और वह कैदी जो उस दिन फांसी देखने के लिए आया था, उसके मुंह के भाव शायद और फांसियों की तरह। मैं उस फांसी को भी भूल जाता, लेकिन उस कैदी की याद एकदम फांसी की याद दिला देती है। कैदी की, फांसी की और उन एक दो घटनाओं की कहानी एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है कि एक का ध्यान आते ही सारी कहानियां आंखों के सामने फिर जाती हैं। और उस लड़की के पत्र की, उस बेंत लगने के नज़ारे की और उस कैदी के गाने की याद मेरे आगे नाच उठती है। आसन तलेर माटिर परे लुटिए रब, तोमार चरण धूलाए धूसर। 22 साल से जेल में वार्डरी करता हूँ, लेकिन ऐसी बात कभी नहीं देखी थी। और वार्डरों की तरह मैंने भी सब बदमाशियाँ की हैं। कैदियों को सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, गुड़ सब कुछ ला कर देता हूँ। चिट्ठी भी अंदर बाहर पहुँचा देता हूँ। मशक्क़त में भी गड़बड़ कर देता हूँ। नब्ज़ देखकर कैदियों की तरह हर तरह से मदद करता हूँ। नब्ज़ देखकर कैदियों की हर तरह से मदद करता हूँ, लेकिन पैसा लेकर, बिना पैसा गांठे कभी किसी को एक बीड़ी तक नहीं दी। लेकिन उसकी आंखों में, आवाज़ में कुछ जादू था। मैं उसका सब काम बिना कुछ लिए कर देता था, और काम भी छोटा मोटा नहीं, दफ्तर से चिट्ठियां तक चुरा लाता था। मेरी औरत जेल की मेट्रन है। औरत होने की वजह से वह मुझसे ज़्यादा गड़बड़ करती रहती है, लेकिन वह जब मेरी करतूतें सुनती, तब घर में रार मच जाती। इतने बड़े काम और एक पैसा भी नहीं। किसी दिन फंस जाओगे तो दोनों को सड़कों पर भूखे भटकना पड़ेगा। कभी कभी 10-10 दिनों तक एक दूसरे से बोलने की नौबत ना आती। मैं वायदे करता, आगे से कभी ऐसा ना करूँगा। लेकिन फिर जब वह मुझसे कुछ काम कहता, मैं भेड़ बकरी की तरह दुबक कर चुपचाप कर देता। जब वह खुश होकर कहता, मंगतू, तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा, तो मैं निहाल हो जाता। मेरी बाँछें खिल जाती। उस दिन फिर मेरी और मेरी घरवाली की लड़ाई हो रही थी। उसी वक्त हेड वार्डर ने आकर बुलाया। मेट्रन, हम दोनों बाहर चले आए। मैंने पूछा, क्या है? वह बोला, एक औरत हवालात में आई है खून के मामले में, उसे बंद करना है। मेट्रन जेल के भीतर चली गई। मैंने हेड वार्डर से पूछा, कैसी औरत है? मैंने देखी नहीं। कहते हैं इन्हीं बमबाजों में से है। पिस्तौल से 3 आदमी मार दिए और 4 जख्मी किए, फिर पकड़ी गई। नाम क्या है? सुषमा या सुषमा, ऐसा ही कुछ है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उसका असली नाम कुछ और है। मुझे दिलचस्पी बहुत हुई, लेकिन जनाने वार्ड में तो जा नहीं सकता। मैंने सोचा, वह वापस आएगी तो उससे पूछूंगा। पर 8 बज गए, वह नहीं आई। मैं अंदर अपनी ड्यूटी पर चला गया। मेरी ड्यूटी चक्कियों पर थी। सबसे पहली जो कोठरी थी, उसमें वह कैदी रहता था। सारे जेल में वही एक पॉलिटिकल कैदी था।
वैसे तो और भी पॉलिटिकल बहुत थे, लेकिन वे पिकेटिंग में 3-3 6-6 महीने की सजा लेकर आए थे और दूसरी तरफ बैरकों में रहते थे। वही अकेला था जिसे 10 साल की सजा हुई थी। मैंने सुना था उसने कई खून किए हैं, मगर सुल्तानी गवाह के पलट जाने से सबूत नहीं मिला, इसलिए सजा 10 साल ही रह गई। कुछ हो, वह बड़ा शांत आदमी था और अपनी धुन में मस्त रहता था। एक बार मैंने उससे पूछा, अरुण बाबू, ये सब चिट्ठियां विट्ठियां जो तुम मंगवाते हो, सो किस लिए? तो वह हंसकर बोला, मेरे 10 से 15 साल हो जाएंगे, लेकिन एक बार सरकार की नाक में दम कर दूंगा। मैंने बहुत पूछा, समझा कर कहा, पर वह हंसता ही रहा और कोई जवाब नहीं दिया। उसी की कोठरी के बाहर मैं बैठ गया। वही मेरी ड्यूटी थी। जेल की ड्योढ़ी में 9 बजे तो मैंने सोचा अभी 2 घंटे और बैठना पड़ेगा। इसी सोच से बढ़ता बढ़ता न जाने कहाँ कहाँ के चक्कर लगाया। यह नौकरी कैसी बुरी है। 18 रुपए के लिए सोना तक हराम हो गया है। इससे अच्छा होता कहीं स्टेशन पर कुलीगिरी करता, पर उसमें भी तो रात की गाड़ियां देखनी पड़ती। कहीं तांगा चलाया करता, दिन भर की सैर होती और रात को मजे से घर आकर सोता। इस नौकरी में ऊपर से 8-10 रुपए मिलते हैं, उसमें भी मिल ही जाते और इतनी चोरी ऐसी लुक छिप न करनी पड़ती और न जाने ऐसी कितनी अनाप शनाप बातें सोचता रहा। एकाएक मैं चौंका। दूर पर कोई औरत गा रही थी। गा क्या रही थी? एक बड़ी लंबी तान लगा रही थी। उस आवाज में कितनी मिठास, कितनी कसक थी। मैंने ध्यान से सुना। आवाज जनाने वार्ड से आ रही थी, पर पहले तो वहां कोई गाने वाली नहीं थी। यह वही सुषमा या सुषमा है, पर उस गाने से मानो आकाश भर गया था। मैं कुछ सोच नहीं सका, चुपचाप सुनने लगा। वेदी पर तेरी माँ क्या हम शीश नवाएं, तेरे चरणों पर माँ क्या हम फूल चढ़ाएं। खड्ग हमारे हाथों में है, लोह मुकुट है सर पर, पूजा को ठहरे माँ या समर क्षेत्र में जाएं। लय टूट गई। मुझे ऐसा मालूम हुआ मानो धरती एक बार बड़े जोर से कांप कर रुक गई हो। मैं चुपचाप बैठा रहा, शायद इसी आशा में कि वह फिर गाएगी, और मुझे निराश भी नहीं होना पड़ा। गाना फिर शुरू हुआ, पर पहले और इसमें कितना फर्क था। पहला था मानो खुशी से भरा हुआ, उछलता हुआ जा रहा हो, और यह दबे दर्द से, जलन से भरा हुआ, मानो एक गरीब की आह लंबी हो होकर एक तान हो गई हो। तन में तेरे चरणों की मैं धूमिल धूल रमाए, मन में तेरे सुख की आभा की मैं याद बसाए। तुझे खोजती कहाँ कहाँ पर भटकी मारी मारी, पर निष्ठुर तू पास न आया, मैं रो रो कर हारी। मेरी जान तड़प गई। मैं और सुन नहीं सका। कुछ बोलने को जी चाहा। मैंने पुकार कर कहा, अरुण बाबू, गाना सुनते हो? लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने समझा अरुण बाबू सो गए होंगे। चुप होकर बैठा रहा। वह तान फिर आई, पहले से भी अधिक ऊंची। उफ! आज लगा जब मेरा पिंजरा उसी व्यथा से जलने, तब तू आया उसी राह को पैरों तले कुचलने। भूला भूला रहता मैं भी समझा लेती मन को, क्यों बिखराया फिर तूने आ गरीबनी के धन को। आह ठंडी हो गई। मैंने कहा, अरुण बाबू। कोई जवाब नहीं आया। आई कहीं से धीरे धीरे रोने की आवाज। मैंने कोठरी के पास जाकर देखा। वह कैदी दोनों हाथों से सीखचे पकड़े, उन पर सिर रखे सिसक सिसक कर रो रहा था। अचंभे में आकर मैंने कहा, क्या बात है अरुण बाबू? उसने मुंह फेर लिया। मैंने फिर कहा, छी अरुण बाबू, इतने बड़े होकर रोते हो? वह चुप हो गया। 5-7 मिनट चुप बैठा रहा, फिर बोला, मंगतू, ये कौन गा रहा था?
मैंने जवाब दिया, एक नई औरत आई है हवालात में, सुना है उसने 3 पुलिस वालों को गोली से उड़ा दिया है। फिर मैंने जो कुछ उसके बारे में सुना था सब बता दिया। 2-1 मिनट चुप रहकर वह बोला, उसका नाम क्या है जानते हो? सुषमा या सुषमा, कुछ ऐसा ही है, उसने धीरे से कहा। सुषमा, और चुप हो गया। मैंने पूछा, अरुण बाबू, उसे जानते हो क्या? उसने तो कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर बोला, वह मेरी बहन है। मैंने कहा, जभी तो जभी तो क्या? इसका जवाब मुझे खुद भी नहीं मालूम था। इतना कह चुकने के बाद मेरी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। उसी ने फिर पूछा, मंगतू, तुम मेट्रन को जानते हो? मैंने कुछ हंसकर कहा, हाँ। क्यों? हंसते क्यों हो? कुछ नहीं, वह मेरी घरवाली ही है। अच्छा, तो मेरा एक काम करोगे? क्या? एक चिट्ठी उसे पहुंचानी होगी। मैंने चौंक कर कहा, मेट्रन को? नहीं, उस सुषमा को। इसका जवाब देने के पहले मैं कुछ देर सोचता रहा। उससे जब कहूँगा चिट्ठी पहुंचा दो, तो वह क्या कहेगी? आगे ही लड़ाई होते होते बची थी, पर मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, काम तो जोखिम का है मंगतू, यह काम तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा। मैं जन्म भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। अच्छा, तुम लिख कर दे दो। उसने अंधेरे में ही चक्की के नीचे से एक कागज का टुकड़ा और एक पेंसिल निकाली और कुछ लिखकर मुझे दे दिया। मैंने चुपके से उससे कागज लेकर जेब में रखा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सोचता रहा कि कैसे काम करना होगा। आखिर 11 भी बज गए। दूसरा वार्डर आ गया। मैं उठकर घर पहुंचा। वह चटाई बिछाए बैठी थी। मुझे देखकर बोली, खाना रखा है, जल्दी से खा लो। मैंने चुपचाप खाना खाया, फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गया और हुक्का पीने लगा। मेरी ओर देखती हुई बोली, अब सोओगे भी या सारी रात गुड़गुड़ी बजाओगे? मैंने कुछ एक और सरक कर कहा, यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वह मेरी चारपाई पर आकर बैठ गई और बोली, क्या? वह जो नई हवालातिन आई है, सुषमा, वह गजब का गाती है। उसने भवें तान कर कहा, तुमसे मतलब? मैंने देखा बिस्मिल्लाह ही गलत हुआ। बात बदल कर बोला, यूं ही, आज 2 रुपए गांठे हैं। यह कहकर मैंने धीरे से जेब में रुपए खनका दिए। देवी कुछ शांत हुई, बोली, कैसे? उसी पॉलिटिकल ने दिए हैं, एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए, पर वह काम तुम्हें करना होगा। क्या? इसी सुषमा को एक चिट्ठी पहुंचानी है। कहते हुए मैंने चिट्ठी जेब से निकाल ली। उसने एक बार तीखी नज़र से मेरी ओर देखा, फिर चिट्ठी मेरे हाथ से लेकर पढ़ने लगी। मैंने कहा, यह क्या करती हो? किंतु टोकते टोकते मुझे खुद भी पढ़ने की चाह हुई। मैंने झुक कर पढ़ा। सिर्फ 2-3 सतरें लिखी हुई थीं। बहन सुषमा, तुम्हारा गायन सुनकर मुझे कुछ याद हो आया। तुम शारदा को जानती हो और उस नाव की दुर्घटना को? अरुण। बाईं ओर कोने में लिखा था, वाहक विश्वस्त है। पत्र पढ़कर देवी का कोप कम हो गया। बोली, पहुंचा दूंगी, पर समझ में तो कुछ आया नहीं। मैंने कहा, समझ कर क्या करोगी? जितना जिनका काम है वे जाने, पर सवेरे ही पहुंचा देना, शायद जवाब भी। सवेरे उठते ही वह भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने बिना जवाब दिए वही चिट्ठी लौटा दी। उसके एक कोने में लिखा था, सुषमा शारदा को जानती है और उस दुर्घटना को भी। विस्तार फिर। मैंने कागज जेब में रख लिया। वह बोली, दाम के हिसाब से काम तो कुछ भी नहीं था। मैंने मन ही मन हंस कर कहा, इससे हमें क्या मतलब, हम अपना काम पूरा करते हैं। कहकर मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला। कोठरियां खोलकर कैदियों को बाहर कारखानों में पहुंचाना था। सब कोठरियां खोलकर
मैं उसकी कोठरी पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलकर मैंने कहा, अरुण बाबू, चलो कारखाने में। कहते कहते मैंने वह चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। उसने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होगी। कर दो, वे अभी यहाँ आएंगे, कहकर मैंने आंख से इशारा किया। वह बोला, हाँ हाँ आने दो, और मुस्कराया। मुझे तसल्ली हो गई कि उसने इशारा समझ लिया है। मैं कोठरी बंद कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। जब मैं डॉक्टर के साथ वापस आया तब वह कुछ चबा रहा था। हमें देखकर जल्दी से निकल गया। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है, चिट्ठी तो गई। डॉक्टर ने कैदी से कहा, जबान दिखाओ। कैदी ने जुबान दिखा दी। डॉक्टर उसे देखने को झुका और बहुत धीरे धीरे बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैदी ने मुस्कुराकर उसी तरह धीरे से उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, और होता भी तो। मैं मुंह फेर कर हंसा। डॉक्टर बोला, कैदी बीमार नहीं है, बहाना करता है, साहब को रिपोर्ट करो, कहकर वह चला गया। मैंने कहा, अरुण बाबू, तुमने अच्छा नहीं किया। उसने हंसकर जवाब दिया, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। आधे घंटे के बाद हेड वार्डर और डिप्टी के साथ साहब आए। उन्हें देखकर कैदी उठा नहीं, वहीं बैठा रहा। साहब ने पूछा, काम पर क्यों नहीं जाता? उसने शांत भाव से उत्तर दिया, तबीयत ठीक नहीं है। साहब ने कहा, 20 स्ट्राइप्स, और चले गए। जाने पर मालूम हुआ 20 बेंत का हुक्म दे गए हैं। हेडवार्डर उसे उसी वक्त ले गए। मैं सुन्न हुआ अपनी ड्यूटी पर बैठा रहा। कहानी का अगला हिस्सा कल। धन्यवाद।